हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनश इकबाल और आज की इस वीडियो में हम चौसर के बारे में डिस्कस करेंगे। चौसर वाज बोर्न अबाउट 1343 इन द विंटरी द विंट्रेस in London's walled city. His father was a wine merchant. Chaucer obtained his education at the court and learned French and Latin there. देखिए, चौसर का जन्म लगभग 1343 में हुआ था विंटरी द विंट्रेस में इन लंडन्स वॉल्ड सिटी, लंदन की एक वॉल्ड सिटी में। हिज फादर वॉज अ वाइन मर्चेंट। उसके पिताजी एक वाइन मर्चेंट थे, शराब के व्यापारी। चौसर obtained his education at the court and चौसर ने अपनी एजुकेशन ऑप्शन की प्राप्त की एट द कोर्ट एंड लर्नड फ्रेंच एंड लैटिन देयर, और वहाँ पर फ्रेंच और लैटिन की शिक्षा प्राप्त की। इन 1369 चौसर वॉज आस्क्ड टू कंपोज ए मेमोरियल पोयम। 1369 में चौसर से एक मेमोरियल पोयम कंपोज करने के लिए कहा गया इन इंग्लिश में। फॉर हिज वाइफ बिलोंग के The name who asked Chaucer was John of Gaunt. So, for his wife, उसकी पत्नी के लिए ब्लांचे। The name who asked Chaucer was John of Gaunt. So Chaucer composed the Book of the Duchess. इसलिए चौसर ने बुक ऑफ डचेस को कंपोज किया। इट वॉज हिज फर्स्ट वर्क, ये उसका प्रथम कार्य था। चौसर्स लाइफ 3 पीरियड, चौसर की ज़िंदगी के 3 पीरियड हैं, ठीक है। हिज लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। चौसर की लाइफ 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पीरियड, फ्रेंच पीरियड। चौसर्स फर्स्ट पीरियड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच पीरियड। चौसर का प्रथम पीरियड जो है फ्रेंच पीरियड से प्रभावित था। चौसर्स मोस्ट फेमस वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज द बुक ऑन द डचेस एन एलिगरिकल एलिजी दैट इज रिटन इन 1369। चौसर का इस पीरियड का सबसे बेस्ट वर्क द बुक ऑन द डचेस है। ये एक एन एलिगरिकल एलिजी है, ये एक एलिजी है दैट्स रिटन इन 1369, जो 1369 में लिखी गई है। सेकंड पीरियड, इटालियन पीरियड। देखिए, फर्स्ट पीरियड को फ्रेंच पीरियड कहते हैं, सेकंड पीरियड को इटालियन पीरियड कहते हैं। द सेकंड पीरियड वॉज इटालियन पीरियड। सेकंड पीरियड इटालियन पीरियड था। द फेमस वर्क ऑफ दिस पीरियड वॉज द हाउस ऑफ फेम। इस पीरियड का फेमस वर्क द हाउस ऑफ फेम है। थर्ड पीरियड, इंग्लिश पीरियड। थर्ड पीरियड को इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही रोट द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, ए सीरीज ऑफ बायोग्राफीज ऑफ फेमस वीमेन, कैंटरबरी टेल्स। देखिए, इस पीरियड में उन्होंने लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, ए सीरीज ऑफ बायोग्राफीज और फेमस वीमेन के बारे में इन्होंने बायोग्राफीज़ लिखी। कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसमें लगभग 17,000 लाइन्स हैं, जो 1387 में लिखी गई। रिटन इन 1387 इज फ्रॉम दिस पीरियड। Linguistic importance of Chaucer. English was not the language of high culture in the period of Chaucer. चौसर के काल में इंग्लिश एक हाई कल्चर की लैंग्वेज नहीं थी। फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ पावर स्पोकन बाय अरिस्टोक्रेटिक एंड हाई पावर्ड ऑफिशियल्स। उस टाइम पर क्या था? फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ पावर। उस टाइम पे फ्रेंच एक पावरफुल लैंग्वेज थी। स्पोकन बाय अरिस्टोक्रेटिक, जो अरिस्टोक्रेटिक के द्वारा बोली जाती थी, एंड हाई पावर्ड ऑफिशियल्स, और हाई पावर्ड ऑफिशियल्स के द्वारा भी बोली जाती थी।
Chaucer added the new words from Romance language. चौसर ने लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स को ऐड किया, लैटिन, फ्रेंच, इटालियन एंड स्पेनिश, एंड एनरिच्ड द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। लैटिन, फ्रेंच, इटालियन और स्पेनिश, और इसी के साथ उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एनरिच किया। चौसर टुक द आइडिया ऑफ राइम फ्रॉम फ्रेंच लिटरेचर। चौसर के माइंड में जो आइडिया आया था राइमिंग का, वो फ्रेंच लिटरेचर से आया, एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू इंग्लिश, और उन्होंने इसको राइमिंग को यानी कि इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। ही इज़ नोन फॉर हिज मैट्रिकल इनोवेशन एंड न्यू वर्स फॉर्म। उनको उनकी मैट्रिकल इनोवेशन और न्यू वर्स फॉर्म के लिए जाना जाता है। ही यूज्ड द राइम रॉयल, उन्होंने राइम रॉयल का यूज़ किया। ही यूज्ड द 5 स्ट्रेट लाइन, और उन्होंने 5 स्ट्रेस लाइन का यूज़ किया। ए डेकासिलेबिक कजिन टू द आयम्बिक पेंटामीटर, और एक डेकासिलेबिक कजिन टू द आयम्बिक पेंटामीटर का भी यूज़ किया। देखिए ये सब पोइट्री में होते हैं, मैट्रिकल, राइमिंग और डेकासिलेबक, आयम्बिक पेंटामीटर, वर्स फॉर्म, ये सारी जो हैं पोइट्री में होती हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी इम्पोर्टेंस ऑफ चौसर। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडिड इंग्लिश पोइट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड ने चौसर को द फादर ऑफ आवर स्प्लेंडिंग इंग्लिश पोइट्री के नाम से पुकारा। चौसर्स ट्रोइलस एंड क्रेसाइड हैज़ बीन कॉल्ड ए नॉवेल इन वर्स। चौसर की ट्रोइलस एंड क्रेसाइड को नॉवेल इन वर्स के नाम से जाना जाता है। ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड लिटरेचर। उनको इंग्लिश पोइट्री और लिटरेचर का फादर भी माना जाता है। जॉन वाइक्लिफ 1330 to 84। He was regarded as the morning star of the Reformation. जॉन वाइक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी के नाम से भी जाना जाता है। He was famous for his famous work translation of the Bible into the English. इन्होंने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और इसी से लिए वो उनके फेमस वर्क के कारण उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। He was educated at the University of Oxford. वे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। He was educated in theology. उन्होंने थियोलॉजी की शिक्षा प्राप्त की। In 1384 he was died and buried at लटरवर्थ। 1384 में उनकी मृत्यु हो गई और उनके लटरवर्थ में उनको दफनाया गया। इन द लेट ऑफ 14th century के लेट में अंत में द होली बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश बाय जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ के द्वारा बाइबल को लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। देखिए लेट 14th century में होली बाइबल को लैटिन से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा? जॉन वाइक्लिफ के द्वारा। नेक्स्ट है द ट्रांसलेशन वॉज कैरीड आउट अंडर वाइक्लिफ इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस बाय निकोलस एंड हियरफोर्ड एंड जॉन परवे। देखिए इसका जो ट्रांसलेशन किया गया ये वाइक्लिफ के इंस्पिरेशन पर किया गया बाय निकोलस ऑफ हाइफ्रे एंड हियरफोर्ड एंड जॉन परवे के द्वारा। नेक्स्ट है जॉन वाइक्लिफ द लोलार्ड मूवमेंट। जॉन वाइक्लिफ का लोलार्ड मूवमेंट क्या था? देखिए लोलार्ड वॉज ए मेडिवल रिफॉर्म मूवमेंट। ये मध्यकाल का एक रिफॉर्म मूवमेंट था लोलार्ड मूवमेंट जो था। दैट्स बेस्ड ऑन द राइटिंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थियोलॉजियंस। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थियोलॉजियंस की राइटिंग और टीचिंग पर बेस्ड ऑन था। जॉन वाइक्लिफ फॉलोवर्स वर नॉन एज द लोलार्ड। और जॉन वाइक्लिफ को फॉलो करने वालों को द लोलार्ड्स कहा जाता है। मतलब एक लोलार्ड मूवमेंट है तो ये वाइक्लिफ ने चलाया था और वाइक्लिफ को जो फॉलो करते थे, जो लोग फॉलो करते थे उनका एक ग्रुप बन गया था और उस ग्रुप को लोलार्ड मूवमेंट कहा गया था।
Thomas Yard, 1503-1542. Thomas Yard is called the pioneer of New English poetry. Thomas Yard को English poetry का pioneer कहा जाता है. He introduced the sonnet in English. उन्होंने सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया. His father was in the court of Henry VII. उनके पिताजी हेनरी सेवेंथ के कोर्ट में थे. यार्ड वॉज एजुकेटेड एट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज. यार्ड जॉन्स कॉलेज में और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको शिक्षा प्राप्त की गई. ही वॉज मैरिड एलिजाबेथ ब्रोक. उनकी शादी एलिजाबेथ ब्रोक से की गई. हिज फेमस सोनेट वॉज हुज लिस्ट टू हंट. उनकी फेमस सोनेट हुज लिस्ट टू हंट है. यार्ड ड्यूरिंग हिज कन्फाइनमेंट रोड डिफेंस. जब वो कन्फाइनमेंट में थे तो उन्होंने डिफेंस लिखी. द कोर्ट ऑफ वीनस वॉज हिज पब्लिश्ड पोयम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. द कोर्ट ऑफ वीनस उनकी पब्लिश्ड पोयम थी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन काल की. हिज पब्लिश्ड वर्क वॉज सर्टेन साम. उनका पब्लिश्ड वर्क वॉज सर्टेन साम था. यार्ड ट्रेवल्ड इटली एंड इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सोनेट. यार्ड ने इटली ट्रैवल किया और पेट्रार्कन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया. पेट्रार्कन सोनेट हैज़ एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट. पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव और सेस्टेट होता है. देखिए सोनेट में 14 लाइंस होती हैं और पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट जो है, मैंने अपनी एक सोनेट की वीडियो भी अपलोड की है. अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं. उसमें सोनेट के बारे में सारा कुछ बताया गया है. सोनेट कितने काइंड्स की होती हैं, सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, ये सब बातें मैंने उसमें भी बताई हैं. बड़ा करके एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट बताया है, आप वीडियो देख सकते हैं. तो ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं. ऑक्टेव हैज़ द राइम ए बी बी ए एंड सेस्टेट विद ए वेरियस राइम स्कीम. देखिए ऑक्टेव का जो है राइम होता है ए बी बी ए और सेस्टेट में वेरियस राइम स्कीम होती हैं. यार्ड एम्प्लॉयड द पेट्रार्कन ऑक्टेव बट हिज मोस्ट कॉमन सेस्टेट scheme was CDDC EE.